हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार की। प्रथम प्रकार कणिका में श्वेत रुधिराणुओं की बात कर चुके थे। दूसरा भाग है कणिका विहीन या एग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट सेल्स, और इनकी विशेषताओं में देखिए, इनका साइटोप्लाज्म कणिका रहित होता है, केंद्रक संगठित प्रकृति का, यानी कि एक ही केंद्रक होगा, सेम के बीज के आकार का या अंडाकार आकृति का पाया जाता है। इनकी मात्रा कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 35% होती है। इनको केंद्रक की स्थिति देखिए, पहले को बांटा था हमने अभिरंजन की प्रकृति के आधार पर, इन्हें बांटा जाता है केंद्रक की आकृति के आधार पर, और केंद्रक की आकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटते हैं, लसीकाणु ल्यूकोसाइट्स और एक केंद्रकाणु मोनोसाइट सेल्स। और इनकी क्या विशेषताएं हैं इनको देखते हैं। देखिए, लसीकाणु या ल्यूकोसाइट सेल्स, इनका केंद्रक जो है वो गोल या अंडाकार आकृति का होगा। देखते जाइए आप, आकार गोल या अंडाकार आकृति का होगा। साइटोप्लाज्म जो होगा वो गोल या अंडाकार इस केंद्र के चारों ओर रिंग शेप या छल्लेनुमा आकृति में पाया जाएगा। अर्थात कहें तो न्यूनतम साइटोप्लाज्म यहीं पाया जाता है। ये भी एक तथ्य है याद रखने का। सबसे कम साइटोप्लाज्म जो होगा वो लसीकाणुओं में ही पाया जाता है। मात्रा जो होगी वो होगी इसकी 30%। 30% मात्रा कोशिका द्रव्य की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं श्वेत रुधिर कणिकाओं की। कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं में इस श्वेत रुधिर कणिका की मात्रा होती है 30%, और इनका निर्माण थाइमस ग्रंथि तथा लसिका ऊतकों में होता है। देखिए, थाइमस ग्रंथि और लसिका ऊतकों में इनका निर्माण होता है, लेकिन होता मूल रूप से ये अस्थि मज्जा से ही है। अब ये क्या रहस्य है, देखिए, अस्थि मज्जा से कैसे होगा, इन दोनों का ही, यानी थाइमस ग्रंथि का और लसिका ऊतक का वो भाग जो कि अस्थि मज्जा से निर्मित होता है, उसकी कोशिकाओं से ही लसीकाणु बन सकते हैं, शेष भाग से नहीं बनेंगे। इसके प्रकार तो देखिए, लसीकाणु जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार विभाजित किए जाते हैं इनके आकार से। एक होते हैं छोटे लसीकाणु और एक होंगे बड़े लसीकाणु। छोटे जो हैं इनका औसत आकार होता है 8 माइक्रोमीटर से 12 माइक्रोमीटर तक, और बड़े जो होंगे इनका आकार होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। जो छोटे लसीकाणु हैं इनकी मात्रा थोड़ी अधिक होती है और बड़े लसीकाणुओं की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। छोटे लसीकाणु जो हैं ये विशेष होते हैं, 3 प्रकार के होंगे। देखिए, इनका पहला प्रकार है बी लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं नेचुरल किलर सेल्स। ये तीनों ही व्यक्ति में अर्जित प्रकार की जो प्रतिरक्षा है उसके अंदर पाए जाएंगे। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक सेल नेचुरल किलर सेल्स पाई जाती हैं। दूसरे जो प्रकार की बात करें तो एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट सेल्स, इनका केंद्रक सेम के बीज के आकार का या किडनी शेप होता है। मात्रा इनकी 5% होगी और इनमें केशिका पारण की, कैपिलरी ट्रांसमिशन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। अर्थात ये रक्त की सबसे पतली जो नलिका अंतराली ऊतकों के मध्य होगी वहाँ से निकलकर ऊतकों में चली जाती है, और ऊतकों में जाकर ये अपने सामान्य आकार से 5 से 6 गुना बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है। यानी ये कोशिका निकल के जाती है जब अंतराली ऊतकों में छोटी होती है, और अंतराली ऊतकों के मध्य पहुंचकर अपने आकार को 5 से 6 गुना बड़ा कर लेती है। और जब बड़ा करती है तो इसे कहते हैं व्रत भक्षकाणु या मैक्रोफेजेज सेल्स। और वहां पहुंचकर जब ये इतना बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है तो बड़े से बड़े संक्रमणकारी जीवाणु, परजीवी या किसी संक्रमणकारी कण को खाने की क्षमता रखती है, बहुत बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है, तो छोटे छोटे सभी कणों को खा जाती हैं, और इसी कारण से इसे व्रत भक्षकाणु कहते हैं। और ये व्रत भक्षकाणु जो हैं वो सबसे पहले प्रकार की जो श्वेत रुधिर कणिका थी हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, उस न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर शरीर की प्रथम
प्रतिरक्षा की सुरक्षा पंक्ति बनाती है, यानी प्रतिरक्षा की प्रथम सुरक्षा पंक्ति जो है उसका निर्माण न्यूट्रोफिल्स और इन मैक्रोफेजेज जो कि वास्तविकता में बनती मोनोसाइट कोशिकाओं से हैं, इनसे मिलकर होता है। ये शरीर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक संक्रमणकारी कण को खाकर उसे नष्ट कर देती हैं। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं थी। अब केवल रक्त की एक ही कणिका बची है, बिंबाणु या प्लेटलेट, छोटी सी है। देखिए, बिंबाणु या प्लेटलेट जो है वो मनुष्य के रुधिर में पाए जाने वाली आखिरी कणिका है और इस कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा की मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं से होता है। ये वास्तविकता में मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं के टूटे हुए जीवद्रव्यी खंड होंगे और इन जीवद्रव्यी खंड हैं, इसका मतलब इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये बिंबाणु कोशिकाएं जो हैं ये शरीर में रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। थक्का जमाने के कार्य के लिए विशेषीकृत होती हैं बिंबाणु कोशिकाएं और इनकी मात्रा प्रति घन मिलीमीटर में लगभग 3 लाख होती है। तो बिंबाणु कोशिकाएं देखिए सबसे छोटी, लगभग 3 लाख इनकी मात्रा होती है प्रति घन मिलीमीटर में, अस्थि मज्जा की मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं से बनती है और रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। यहाँ एक विशेष बात है, इन बिंबाणु कोशिकाओं की स्तनधारियों को छोड़कर बाकी सभी कशेरुकी प्राणियों के अंदर इन बिंबाणु कोशिकाओं के स्थान पर स्पिंडल सेल्स या थ्रोम्बोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो केंद्रक युक्त होती हैं और थक्का जमाने का कार्य करती हैं। तो देखिए हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा रिपीट करते हैं। रक्त की बात कर रहे थे तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, प्रवृत्ति से लिक्विड है, कार्य के हिसाब से संयोजी ऊतक पूरे शरीर को कनेक्ट करने का कार्य करता है। और जहां बात तरल की है इसका मतलब ये एक प्रकार का विलयन है और विलयन की प्रकृति है रक्त की कोलाइडी विलयन है। अब कोलाइडी विलयन क्या होता है इसे हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझें तो पानी के अंदर यदि हम चीनी या नमक डालते हैं और उसे घोलने के पश्चात यदि फिल्टर पेपर से छानने की कोशिश करेंगे तो फिल्टर पेपर पर कुछ नहीं आएगा। दूसरे यदि बात करें, पानी के अंदर यदि बालू रेत डाली जाए और उसे घोला जाए तो कुछ समय के लिए बालू रेत उसमें घुल जाती है, लेकिन स्थिर रखने पर या तो नीचे जम जाएगी, नहीं तो फिल्टर पेपर से यदि छानेंगे तो बालू रेत फिल्टर पेपर पर आ जाएगी। पहले प्रकार का विलयन था वास्तविक, दूसरे प्रकार का था अवास्तविक, और दोनों ही विलयन के बीच की यदि स्थिति समझे तो वो कोलाइडी विलयन है। अर्थात ये वास्तविक विलयन और अवास्तविक विलयन के बीच की स्थिति है जहां विलय के कण विलाय के कणों से थोड़े बड़े होते हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं है कि पूर्णतः छन जाए। इसी कारण से देखिए रक्त, दूध ये सभी कोलाइडी विलयन है। रक्त को 2 भागों में बांटा था संरचना अनुसार। पहला जो आधारी तरल था उसे कहा जाता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा लगभग इसके संपूर्ण आयतन का 55% होता है। इस 55% भाग में ठोस कोशिकीय भाग निलंबित होता है और उन भागों को कहा जाता है कणिकाएं। देखिए भाग ये कोशिकीय है लेकिन कहा इन्हें कणिकाएं जाता है क्योंकि इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। इनकी मात्रा संपूर्ण रक्त में 45% होती है और 45% इस कोशिकीय भाग को कहा जाता है हेमेटोक्रीट। कणिकाओं को 3 भागों में बांटा था, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट पट्टिकाणु या बिंबाणु। लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं इन्हें शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं और लाल रंग के कारण से इसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट सेल। और इरिथ्रोसाइट कहने का एक और कारण है, इनका निर्माण इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो कि अस्थि मज्जा में पाई जाती है उनसे होता है और निर्माण होने की इस प्रक्रिया को कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। लाल रुधिर कणिकाएं स्तनधारियों के अंदर केंद्रक विहीन तथा बाइकोनकेव प्रकृति की होती हैं और स्तनधारियों को छोड़कर बाकी सभी कशेरुकियों के अंदर केंद्रक युक्त व बाइकॉन्वेक्स प्रकृति की होती हैं। यहाँ 2 विशेष बातें लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में याद रखनी है हमें। ऊंट तथा लामा, ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी हैं जिनके अंदर केंद्रक युक्त व बाइकॉन्वेक्स प्रकृति की लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरा, कोशिकीय झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन का यदि अध्ययन करना हो
तो लाल रुधिर कणिकाओं का अध्ययन किया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा विशेष प्रकार था, देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र केंद्रक युक्त कणिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, जिनको जीव द्रव्य में पाए जाने वाले कार्बनिक कणों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, कणिकीय श्वेत रुधिर कणिका और कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिका। कणिका युक्त को तीन भागों में बांटते हैं, न्यूट्रोफिल्स या उदासीन अभिरंजित ल्यूकोसाइट, दूसरा इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स श्वेत रुधिर कणिकाएं, और बेसोफिल श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनकी डिटेल में बात हम पिछले कालांश में कर चुके हैं। कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं, देखिए, कणिका रहित जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, इनकी एक और विशेषता है, इनका केंद्रक जो है वो संगठित होता है, गोल या सेम के बीज के आकार का, जिन्हें दो भागों में बांटते हैं, लसीकाणु ल्यूकोसाइट्स और एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट्स कोशिकाएं। तीसरी और आखिरी कणिका है बिंबाणु कोशिका या पटिकाणु प्लेटलेट्स। इन कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा की मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से होता है, अर्थात ये मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं और इनका कार्य रक्त के अंदर थक्का जमाना होता है। ये सारी जानकारी थी रक्त और रक्त की कणिकाओं से संबंधित। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, तथा जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।